मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार। फ्रेंड्स, आज मैं आप सबसे सुप्रीम कोर्ट की कुछ टिप्पणियों के बारे में बातें करने जा रहा हूं और डेफ़िनेटली टिप्पणियां तो थोड़ी-सी ही होती हैं, लेकिन उसके खासकर एनालिटिकल पोर्शन के बारे में। इसका पर्पज़ ये है कि पहला तो ये है कि आप इसके माध्यम से ये जान सकें कि ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने डिसीज़न नहीं दिया है ना? डिसीजन दे देने के बाद तो वो लॉ बन जाता है, कानून बन जाता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट बीच-बीच में टिप्पणियां भी करती है। टिप्पणियां करने का मतलब यह हुआ कि वो कानून तो नहीं बने हैं, लेकिन अपेक्षाएं की जा रही हैं। और किसके द्वारा की जा रही हैं? समाज के द्वारा नहीं, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। अब ये बात अलग है कि सुप्रीम कोर्ट जो अपेक्षाएं कर रहा है वो समाज से बहुत हटकर नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट जो अपेक्षाएं कर रहा है वो कहीं न कहीं समाज के हित में ही होता है, या यूं कह लीजिए कि एक ऐसी निगरानी है सुप्रीम कोर्ट कि यदि वह अपनी टिप्पणियां बंद कर दे और केवल अपने फैसले देने लगे तो समाज की जो सतर्कता है वो थोड़ी सी कम हो जाती है। तो जब सुप्रीम कोर्ट कोई टिप्पणी करती है तो समाज थोड़ा सा सतर्क हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों को ध्यान से सुना जाता है, फिर समाज अपने आप को एडजस्ट करता है। ठीक है, कानून का अपना एक अलग रोल है। कानून तो बाध्यता है, टिप्पणियां बाध्यता नहीं है, लेकिन वो कहीं न कहीं हमारा मार्गदर्शन तो करती ही है। ठीक वैसे ही जैसे फंडामेंटल राइट्स हमारे अधिकार हैं, लेकिन जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, अधिकार तो नहीं है, लेकिन कहीं न कहीं मार्गदर्शन तो करते ही हैं सरकार की नीतियों के लिए। तो बस इसी तरह से आप सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों को लें। फ्रेंड्स, आपके लिए एक उपयोगी सूचना, हमारा फुल ऑनलाइन कोर्स है जिससे ऑप्शनल सब्जेक्ट को छोड़कर हम प्री, मेंस और इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी कराते हैं। इसके सभी 1000 घंटे के लेक्चर्स वेल एडिटेड और एनिमेटेड हैं। इसके जो 90% लेक्चर हैं मैंने तैयार किए हैं, और मैं स्पेशली बताना चाहूँगा कि हमने इसमें पढ़ाया नहीं है बल्कि समझाया है। आपको इसकी पूरी जानकारी हमारे मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगी। अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही जबरदस्त टिप्पणी की है, और ये टिप्पणी की है जो यूट्यूबर हैं रणवीर इलाहाबादिया, उनके ऊपर। रणवीर इलाहाबादिया का मामला क्या है मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आप जानते हैं कि समय रैना का जो शो था इंडियाज गॉट लेटेंट, उसमें जो रणबीर ने एक अभद्र टिप्पणी की, जी हाँ, बहुत अभद्र टिप्पणी की, और सच पूछिए तो वह टिप्पणी इतनी अभद्र है कि मैं उसे यह बताने तक की हिम्मत नहीं कर पा रहा हूं, और आप सब जानते ही होंगे क्योंकि यह घटना बहुत ही चर्चित हो चुकी है। यह मामला जब सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर बहुत तीखी टिप्पणियां की हैं। देखिए, अभी जजमेंट नहीं दिया गया है, जजमेंट नहीं दिया गया है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी है, लेकिन जमानत कुछ शर्तों पर दी गई है। और आप शर्तें देखिए, शर्तें सामान्य किस्म की नहीं हैं। अगर किसी को जमानत देते समय सुप्रीम कोर्ट ये शर्त लगाए कि आप अपना पासपोर्ट थाने में जमा करा दीजिए, तो यह बहुत बड़ी शर्त है। इसका मतलब यह हुआ कि सुप्रीम कोर्ट को इस बात का अंदेशा है कि कहीं ऐसा न हो कि यह व्यक्ति देश ही छोड़कर चला जाए, और जब देश छोड़कर चला जाएगा तो आप जानते हैं कि उसका प्रत्यर्पण कितना कठिन होता है, और इस तरीके से वो बच जाएगा। तो यह सज़ा तो एक तरीके से नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि सज़ा देने से भी कम नहीं है। जब किसी को सज़ा दे दी जाती है तो वह व्यक्ति जेल में कैद हो जाता है, और जब सुप्रीम कोर्ट कहता है कि आप अपना पासपोर्ट जमा करा दें, तो कैद तो नहीं हुआ है, लेकिन एक प्रकार से पूरे देश की जो सीमाएं हैं उसके लिए प्रतिबंध का ही तो काम करती हैं। तो यह सज़ा तो नहीं है, लेकिन सज़ा से कम भी नहीं है। दोस्तों, ये जो प्रोग्राम हो रहा था, जो शो चल रहा था, इस पर भी अभी रोक लगा दी गई है। खैर चलिए, वो आदेश है, उस पर हम बात नहीं कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की क्या टिप्पणी है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर, यह सबसे महत्वपूर्ण टिप्पणी है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर समाज के मानदंडों के खिलाफ कुछ भी बोलने की छूट नहीं है। ये सबसे महत्वपूर्ण लाइन है। सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका स्वीकार क्यों की है? सुप्रीम कोर्ट ने इसलिए स्वीकार की है क्योंकि इसमें मौलिक अधिकार का मुद्दा शामिल है। कौन से मौलिक अधिकार का मुद्दा? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, और
किसी भी लोकतांत्रिक प्रणाली में आप अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को खत्म कर दीजिए, इनफैक्ट सच पूछिए तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, लोकतंत्र गूंगा हो जाएगा। चाहे वो फिर विपक्ष पार्टी हो, चाहे छात्रों का आंदोलन हो, चाहे मुझे सरकार के प्रति अपनी कोई नाराजगी व्यक्त करनी हो, यहां तक कि मैं अपनी कोई मांग भी रखने से डरूंगा, क्योंकि यदि मैं अपनी मांग रख रहा हूं तो सरकार उसको भी आपत्तिजनक समझ सकती है। क्योंकि अगर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं है तो फिर तो बात ही खत्म हो गई ना। फिर तो राजतंत्र से भी बड़ा राजतंत्र है। सच पूछे तो वो एक अधिनायक तंत्र है, एक प्रकार से वो हिटलर शाही जैसा हो जाता है। तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता छोटी मोटी स्वतंत्रता नहीं है, यह सीधे सीधे लोकतंत्र की आत्मा से जुड़ी हुई है और सीधे सीधे व्यक्ति की गरिमा से भी जुड़ी हुई है। आपको चाहिए कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो हमें मिली है मौलिक अधिकार के अंतर्गत, उसे ध्यान से पढ़ें। और यह जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, यह अबाधित नहीं है। अबाधित कहने का मतलब कि ऐसा नहीं है कि जो आपके मन में आ रहा है वही आप बोलते रहे, उसे रोकने वाला कोई भी न हो। एक स्थिति की कल्पना करके देखिए, आपको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, मुझे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, सभी को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, और सब बोलने लगे, कुछ भी बोलने लगे, तो क्या स्थिति होगी? वो जो बोलना है तो क्या वह हल्ले गुल्ले में परिवर्तित नहीं हो जाएगा? वह जो बोलना है क्या वो भीड़ के चिल्लाहट से अधिक मायने रखेगा? नहीं रखेगा। फिर तो आप कुछ भी कहते रहिए, किसी के बारे में कुछ भी बोल दीजिए, कुछ भी करते रहिए, क्योंकि आपको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। और अगर सच में ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है तो फिर उच्च श्रृंखलता क्या है? इसीलिए जब आप पॉलिटिकल साइंस में ये पढ़ेंगे कि स्वतंत्रता क्या है, तो बकायदे वहाँ आपको एक उसकी सीमा मिलेगी, और उसकी सीमा ये है, एक राजनीतिक विज्ञानी ने कहा है कि मेरे हाथ फैलाने का अधिकार वहाँ समाप्त हो जाता है जहाँ मेरा हाथ किसी दूसरे के नाक को स्पर्श करने लगता है। यानी कि एक ऐसी जगह जहाँ मेरी अपनी स्वतंत्रता दूसरे की स्वतंत्रता को बाधित करने लगती है, उसका अपहरण करने लगती है, वहीं मेरी स्वतंत्रता सीमित हो जाती है। यानी कि मैं अपनी स्वतंत्रता को दूसरों के ऊपर नहीं लाद सकता कि दूसरों की स्वतंत्रता का हनन हो, दूसरों की मानहानि हो। यह व्यक्ति के स्तर पर है। ठीक यही बात समाज के स्तर पर भी तो होती है, और होनी ही चाहिए, क्योंकि हर समाज एक सांस्कृतिक मूल्यों को लेकर के खड़ा रहता है। आप समाज से उसके सांस्कृतिक मूल्यों को निकाल दीजिए तो ये उसी तरह की स्थिति बनेगी कि आप किसी भी राज्य को उसके कानून से हटा दीजिए, उसके संविधान से हटा दीजिए, वो जो मर्जी में आए वो करे। कल्पना करके देखिए एक ऐसे राज्य की कि वो जो मर्जी में आया वो करेगा। तो कल्पना करके देख लीजिए एक ऐसे समाज की कि वह जो मर्जी में आया वो करेगा। कल्पना कर लीजिए एक ऐसे व्यक्ति की कि वह जो अपनी मर्जी में आएगा वो करेगा। क्या इससे व्यवस्था बनी रह सकती है? तो समाज को भी अपने अस्तित्व के लिए कुछ न कुछ व्यवस्थाएं तो बनानी होंगी। वो व्यवस्थाएं कितनी सही हैं, कितनी गलत हैं, अपने समय में जब वो बनी थी तब कितनी सही थी, आज उसने किस तरह के विकृत रूप ले लिया है, ये अलग बात है। इसलिए कहा जाता है कि अगर समाज अपने मूल्यों को समय के अनुकूल परिवर्तित नहीं करेगा तो वह मूल्यों को तो तोड़ेगा ही, समाज को भी तोड़ देगा, यानी कि समाज खुद भी टूट जाएगा। तो दोस्तों यही बात सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ कही है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर समाज के मानदंडों के खिलाफ कुछ भी बोलने की छूट नहीं हो सकती, क्योंकि समाज के जो मूल्य होते हैं वो कहीं ना कहीं स्वविकसित मूल्य होते हैं। ठीक है, हम एग्री कर सकते हैं, हम डिसएग्री कर सकते हैं, और जब हमारा एग्री डिसएग्रीमेंट चलता रहता है तो उसी दौरान समाज अंदर से ही अपने आप को बदलता रहता है, हमें नहीं पता चलता। कल्पना करके देखिए भारतीय समाज को कि यही भारतीय समाज है अब लिव इन को स्वीकार कर रहा है, इसकी सुरक्षा के लिए कानून बन गए हैं, यही समाज है। तो ये समाज है ना। तो समाज के अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं इसको लेकर के खलबली तो मची हुई थी, और उस खदबदाहट ने फिर एक शेप लिया। उसे लगा कि नहीं, अब यह समय की मांग है, हम अलग तरह के समय में प्रवेश कर चुके हैं, मूल्यों में बदलाव बहुत जरूरी है। तो उसने अपने मूल्यों में बदलाव कर लिया। क्या हमारी विवाह की परंपराएं पहले जैसी ही चल रही हैं? नहीं चल रही हैं। तो दोस्तों मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट की ये जो टिप्पणी है
ये टिप्पणी अपने आप में समाजशास्त्र को समझने के लिए, व्यक्ति को समझने के लिए, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को समझने के लिए और मौलिक अधिकारों को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है। टिप्पणी एक है लेकिन ये कई तरह की समझ हमारे अंदर पैदा कर सकती है। यहाँ मैं आपको एक वाक्य बताना चाहूँगा। ये अकीरा कुरोसावा का वाक्य है। अकीरा कुरोसावा जापान के महान फिल्म निर्देशक रहे हैं। उनकी 2 फिल्में दुनिया के 10 क्लासिकल फिल्मों में शामिल हैं, सोच करके देखिए। इनकी कई फिल्में मैंने देखी हैं, जिसमें से एक बहुत ही अच्छी फिल्म है रोसोमन गेट। पूछे मत, उसका तो मैं बहुत ही मुक्त कंठ से प्रशंसक हूँ, रोसोमन गेट। अकीरा कुरोसावा ने अपने शिष्यों से कहा था, एक बहुत खूबसूरत बात कही थी। उन्होंने कहा था कि हे शिष्यों, तुम मौज मनाओ, तुम उत्सव मनाओ, लेकिन याद रखो कि कोई भी बात जब अपनी सीमा से बाहर निकल जाती है तो वह अश्लील हो जाती है। जी हाँ, उस अश्लील शब्द का प्रयोग किया गया है, यानी कि हर चीज एक सीमा के अंदर होनी चाहिए। तो वह सीमा केवल कानून की ही सीमा नहीं होती, वह सीमा मर्यादाओं की भी सीमा होती है। कानून की सीमाएं सरकार तय करती है और मर्यादाओं की सीमाएं समाज तय करता है। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि ये जो विषय है, ये विषय आपके ऐसे राइटिंग के लिए, यहाँ तक कि आपके अंदर एनालिटिकल पावर डेवलप करने के लिए अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड्स, इसके बारे में बस इतना ही, और इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को समाप्त करने की आप सबसे इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार।